नमस्कार, दिल से दिल तक की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए जो मैराथन क्लास का ये सेशन चलाई जा रही है, आज का जो हमारा मैराथन क्लास है वो 10वें नंबर का है। यानी कि मैराथन क्लास जो 50 दिन 50 मैराथन जो चल रही है ये सीरीज, अपने इस सीरीज के 10वें पड़ाव पर है, 10वें मैराथन क्लास पे हैं। आज जो मैं सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो वाकई में बहुत ही डिफरेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार प्रश्नों को रखने का हमने प्रयास किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो भर्तियां आ रही हैं जिस प्रकार से, उन भर्तियों को देखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। ये 50 दिन 50 मैराथन वाली क्लास चलाई जा रहे हैं जो कि रोज़ाना सुबह 8 बजे यूट्यूब पर होती है ना। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं लाइन अटेंडेंट की या लाइनमैन की, लाइन परिचालक की, टेस्टिंग असिस्टेंट की, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये कॉमन मैराथन है और इससे आप अपने तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो शुरू होने जा रहा है 226 नंबर से, है ना। ये 226 नंबर से सवाल है। हर यूनिट का सवाल आपको एक एक देखने को मिलेगा, है ना। रेजिस्टेंस से भी मिलेगा देखने को, पावर सिस्टम से भी, मोटर से भी, जनरेटर से भी, सभी से। और सबका पीडीएफ आपको देगा हमारा नीमे टेक्निकल क्लासेस नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसे ही हम क्लास अपलोड करते हैं वैसे ही टेलीग्राम पर पीडीएफ भी इसका डाल देते हैं, है ना। अगर मान लो कि एक आध बार नहीं डाला टाइम से, तो एक आध घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला ही सवाल है जो बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कि सामान्यतः आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किसके लिए किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण, आर्मेचर वाइंडिंग आर जनरली टेस्टेड फॉर, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का डिमांड था आप लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चनों को सेट किया हुआ है। देखना, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में देखिए ना, दो प्रकार का टेस्टिंग होता है। एक तो होता है हमारा लघु कुंडली वाला, यानी कि लघु कुंडली का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, है ना। लघु कुंडली का मतलब शॉर्ट सर्किट, जो किसके द्वारा होगी, ग्राउलर के द्वारा करेंगे हम। और ध्यान रखना, ग्राउलर भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक ग्राउलर। कौन सा? पहला होता है आंतरिक ग्राउलर और दूसरा बाहरी ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के ग्राउलर होते हैं, और इसके द्वारा हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण कर सकते हैं, किया जाता है ना। ये होता है शॉर्ट सर्किट। दूसरा विद्युत रोधन परीक्षण। विद्युत रोधन परीक्षण के लिए आप प्रयोग करेंगे मैगर वाले उपकरण का। मैगर क्या मापेगा, विद्युत इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापेगा, जो कि मेगा ओम में मापन करेगा। किसमें? मेगा ओम में मापन करेगा। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम से कम 1 मेगा ओम, यानी कि 10 लाख ओम के बराबर होना चाहिए। 10 लाख ओम कम से कम होना चाहिए इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, है ना। तो हर क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको डिटेल दूंगा, हर क्वेश्चन का यूनिक कंटेंट दूंगा, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर क्वेश्चन को ना मैं डिटेल से समझाऊं, ताकि आपका जो कंटेंट है, आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो हाई लेवल की तैयारी हो सके। कहने का मतलब ये है ना। ये ना हो कि सर क्वेश्चन तो हमने ये पढ़ा ही नहीं, पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं, एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो जब चीज़ें घुमा फिरा कर आप पढ़ेंगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मरों में तेल परिसंचारी वाहिका, है ना, तेल परिसंचारी वाहिका के प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं। ये आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है, देख लो इसको। और जो कूलिंग ट्यूब होता है ना, जो कूलिंग ट्यूब होता है, इसी कूलिंग ट्यूब को कही जाती है तेल परिसंचारी वाहिका। देखना, एक्चुअल में होता ये है कि जब हमारी ट्रांसफार्मर फुल लोड पर काम करती है, उस समय कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा होता है,
और कॉपर लॉस की वजह से हीट जनरेट होता है। उस हीट से जो तेल टैंक में है वो तेल क्या होता है, हीट हो जाता है, और तेल हीट होते ही वो प्रसारित होता है, फैलता है पतला होकर के, और फैलेगा ना तो उसके लिए यहाँ पर डक्ट बना गया है, इसको हम क्या कहते हैं, डक्ट। इस डक्ट में आकर के तेल भर जाएगी। ये डक्ट आप देख रहे हैं ये हवा के संपर्क में है, ठंडी हवा जैसे ही इस डक्ट पर आएगी है ना, वैसे ही तेल भी ठंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तेल परिसंचारी वाहिका का काम होता है कि तेल को ठंडा करना, शीतलन करना, है ना। अब ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग विधि हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सबका काम एक ही होता है कि तेल को ठंडा करना। दूसरा है कि विद्युत रोधन को सुगम बनाना। किसको, विद्युत रोधन को सुगम बनाना, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाएगा, है ना। इस पे तेल भरी होती है, और जो ध्यान देना जो ट्रांसफार्मर ऑयल होती है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पैराफिन ऑयल, पैराफिन ऑयल, और दूसरी नेफ्था ऑयल, है ना। ये दोनों जो ऑयल हैं, ये दोनों कौन सी ऑयल हैं, खनिज तेल हैं, है ना, मिनरल ऑयल। ये दोनों के दोनों, जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो 30 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। इन तेलों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कि इसमें भरी जाती है कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए, है ना। तो आंसर आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भार की कमी करना, भार में कमी करना, दक्षता में वृद्धि करना, चुंबकीय युग्मन में वृद्धि करना, नहीं, सब गलत है। आंसर आपका यही होगा। देखना, एक सवाल है जो बिल्कुल नई दुनिया से उठकर आया हुआ है, बिल्कुल ये पहली बार पूछा गया है कि स्थैतिक उत्तेजन प्रणाली। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना तो मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा कि ये पहली बार क्वेश्चन आ रहा है ना। स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में 3 फेज ट्रांसफार्मर की क्या रोल होता है। देखना, ये पूरा इसका डायग्राम है स्थैतिक उत्तेजन प्रणाली का। ये जो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है, एक्साइटेशन सिस्टम, ये कहता है कि एक ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ये है ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर की पहली प्राथमिक वाइंडिंग किससे कनेक्ट होती है, बस बार से। किससे कनेक्ट होगी, बस बार से। ये रही बस बार, और बस बार के आगे है रिएक्टर। रिएक्टर का यहाँ पर काम ये है कि जैसे कि किसी भी कंडीशन में अगर सर्किट शॉर्ट हो गया तो मैक्सिमम करंट चलेगा, अनंत करंट चलेगा, जिससे उपकरण को नुकसान हो सकता है। तो मैक्सिमम करंट को रिएक्टर क्या करेगा, कम करेगा, है ना। मैक्सिमम करंट पहुँचने से, शॉर्ट सर्किट के केस में हाई करंट पर, पीक मान पर करंट पहुंचने से पहले ये रिएक्टर उस करंट को डाउन कर देगा, इसलिए हमने रिएक्टर लगा रखा है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग बस बार से, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किससे, रेक्टिफायर सर्किट से। किससे, रेक्टिफायर परिपथ के साथ कनेक्ट होता है। अब रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी करेगा, कि क्या करेगा, एसी को डीसी करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का इनपुट हमेशा एसी होता है, डीसी में काम नहीं करता। अब डीसी में चेंज करना है तो हमने एक रेक्टिफायर सर्किट लगा दिया, है ना, रेक्टिफायर सर्किट लगा दिया जो एसी को डीसी में, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है ना। फिर हम रेगुलेटर वगैरह लगा के, चीज़ें लगा करके, इन्वर्टर वगैरह लगा करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अपने काम के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। यही स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है जो कि ट्रांसफार्मर में होता है। इसका काम होता है कि अल्टरनेटर वोल्टता को कम करके वांछित मान तक लाता है। अल्टरनेटर वोल्टता मतलब एसी, अल्टरनेटर वोल्टता मतलब एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को ये क्या करता है, वांछित मान तक लाता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एसी को डीसी, फिर डीसी को एसी, यानी कि यहाँ पर मान लो, अगर मान लो कि 33,000 वोल्ट है तो यहाँ पर इसको हम 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रांसफार्मर के जरिए हम स्टेप डाउन करते तो खर्चा ज़्यादा आता है। रेक्टिफायर सर्किट है, छोटी सी बात है, और फिर हम वोल्टेज को हाई लेवल तक डाउन कर रहे हैं, है ना। तो यही होता है स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। लाइफ में पहली बार मैं ऐसा सवाल देखा, है ना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सब कुछ जितना भी सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल
निश्चिंत रहिए, आप बस पढ़ते रहिए और देखना यार, मैराथन उस चिड़िया का नाम है ना कि मैराथन में आपको दौड़ना पड़ता है, मैराथन में आपको दौड़ना पड़ेगा, दौड़ते दौड़ते अगर थक गए तो चलना पड़ेगा, चलते चलते भी थक गए ना तो रेंगना पड़ेगा, अगर रेंगते रेंगते भी थक गए तो आपको फिसलते हुए चलना पड़ेगा, घिसटते हुए चलना पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं है ना, कंसिस्टेंसी के साथ अंत तक बने रहना। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसिक्यूशन इज नॉट नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग केबल, यानी कि केबल के स्थापना के समय कौन सी सावधानी जो है वो आवश्यक नहीं है। केबल के स्थापना, प्रहस्तन का मतलब क्या है, स्थापना, है ना। केबल को मुड़ने से बचाना है, नहीं तो केबल की इंसुलेशन पंचर हो जाएगी, तो ये तो ज़रूरी है ना। केबल को फर्श पर घसीटना नहीं चाहिए, नहीं तो इंसुलेशन छिल जाएगा और कंडक्टर बाहर आ जाएंगे, शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है या किसी को व्यक्तिगत, है ना, विद्युत का खतरा हो सकता है। केबल को मरम्मत भूमि को बिना खोदे भी की जा सकती है, ये गलत है, मतलब इसके अनुसार ये सही है। नलिकाओं में केबल बिछाने के बाद उसे तुरंत ढक देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नली खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं केबल को बिछाने के लिए, तो अगर काम हो गया पूरा तो तुरंत नली को बंद कर दो। अब नली से मेरे को याद आ गया कि अगर 230 वोल्ट या 650 वोल्ट वाली कोई अंडरग्राउंड केबल वायरिंग सिस्टम है तो उसके लिए जो गहराई गड्ढा होगा, गहराई कितनी होगी, 0.75 मीटर गहरा वाला गड्ढा खोदना पड़ेगा, खाई जिसके आप केबल डालोगे। अगर मान लो 3.3 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट, कितना, 11 किलो वोल्ट तक की अगर अंडरग्राउंड सिस्टम है तो उसमें 0.90 मीटर की गड्ढा आपको खोदना होगा, है ना। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, जैसे कि 22 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक की लाइन जो है उसके लिए 1.05 मीटर की गहराई वाला गड्ढा खोदना होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ना कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। केबल को मरम्मत भूमि को बिना खोदे भी किया जा सकता है। अरे भैया, मरम्मत अगर आपको करना है किसी अंडरग्राउंड केबल का तो कैसे बिना गड्ढा खोदे कर सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके प्रेरण मोटर की चाल नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखना, रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट का मतलब क्या होता है। देखना, रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट का मतलब ये होता है कि जो इंजेक्ट किया गया ईएमएफ है ना, वो हमेशा प्रेरित ईएमएफ के फेज में होना चाहिए। जैसे कि एक मोटर है ना, मोटर है, मोटर में हमने क्या दिया, सप्लाई वोल्टेज दिया, क्या दिया, सप्लाई वोल्टेज। अब ये सप्लाई वोल्टेज क्या है, इनपुट है मोटर के लिए, है कि नहीं। सप्लाई वोल्टेज हमने दिया मोटर में 230 वोल्ट। अब रोटर के अंदर, यानी कि रोटर में क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगी, रोटर में फील्ड वाइंडिंग होगा। इस फील्ड वाइंडिंग में जो प्रेरित होगा ईएमएफ, है ना, तो ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज दोनों कैसे होंगे, इन फेज होने चाहिए। दोनों कैसा होगा, इन फेज होना चाहिए। अगर देखो, सप्लाई वोल्टेज तथा प्रेरित ईएमएफ अगर विपरीत कला में है, किसमें, अगर विपरीत फेज में हैं तो ये होगा कि मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। क्या होगा, मोटर की गति कम हो जाएगी, है ना। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कम और ज़्यादा दोनों का। और ये पहला हो गया। दूसरा है, ये सारी चीज़ें वही है, अगर आउट ऑफ फेज है तो ये होगा, और इन फेज में क्या होगा, गति बढ़ेगी, गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया बात। मोटर की स्पीड
कब होगी कम और कब होगी ज़्यादा? जब दोनों वोल्टेज इन फेज में होंगे तो मोटर की गति ज़्यादा होगी, जब आउट ऑफ फेज में होंगे तो मोटर की गति कम होगी, है ना। जैसे कि ऐसे आप अगर ग्राफ देखते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों का ईएमएफ का, है ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज दोनों का ग्राफ है, ठीक है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला जा रहा है कि रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके प्रेरित मोटर की चाल नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंजेक्ट किए गए ईएमएफ का फेज यह निर्धारित करता है कि रोटर प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है ना। इंजेक्ट किया गया ईएमएफ मोटर की चाल को प्रभावित नहीं करता है। इंजेक्ट किया गया ईएमएफ सदैव रोटर प्रेरित ईएमएफ के साथ फेज में होना चाहिए, या इंजेक्ट किया गया आपूर्ति से मेल नहीं खानी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेल खाना चाहिए, है ना, मेल खाना चाहिए। इंजेक्ट किए गए ईएमएफ का फेज यह निर्धारित करता है कि रोटर प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे को सही लग रहा है ना। सी भी सही है। अब आप बताना कि आपके हिसाब से कौन सा सही है। मुझे तो सी सही लग रहा है। इंजेक्ट किया गया ईएमएफ सदैव रोटर प्रेरित ईएमएफ के साथ फेज में होना चाहिए। 1 सेकेंड, ये केस तो बाद में आएगा, पहले ये आएगी, है ना। रोटर प्रतिरोध घटता है तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक। नेक्स्ट है कि भूमिगत केबलों की आयु काल सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए पदार्थ का चयन करते समय महत्वपूर्ण विचार क्या होता है? यानी कि एक अंडरग्राउंड के लिए आप केबल खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान आपको विशेष तौर पर देना चाहिए, है ना। हाई कंडक्टिविटी, बिल्कुल, मतलब कि उस केबल में उस केबल की चालकता अधिक हो, हम ऐसा चाहते हैं। रंग कोडित, बिल्कुल, रंग कोडित से हमें पता चलेगा कि आर फेज कौन है, वाई फेज कौन है, बी फेज कौन है, एलो ग्रीन वाला कौन है, अर्थिंग के लिए कौन है। आर्द्रता और रसायनों के प्रति प्रतिरोध। अच्छा, 1 सेकेंड, ये आयुकाल के बारे में पूछा है, यानी कि लाइफ के बारे में पूछा है। तो आर्द्रता, नमी से क्या क्या नुकसान होगा तार को, देखना। नमी से ये होगा कि इंसुलेशन कमज़ोर हो जाएगी, होगा कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। इंसुलेशन कमज़ोर हो सकती है। और दूसरा नुकसान होगा शॉर्ट सर्किट का। किसका? शॉर्ट सर्किट का। और क्या हो सकता है? आर्द्रता से इंसुलेशन कमज़ोर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है ना। ये 2 नुकसान हो सकते हैं नमी की वजह से। और जंग भी लग सकती है, और जंग लग सकती है। रसायनों के प्रति प्रतिरोध, यानी कि केमिकल का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। हम ऐसा केबल चूज करेंगे, चयन करेंगे जो मॉइस्चराइज, यानी कि नमी को सोखने वाला ना हो, दूसरा केमिकल से प्रभावित ना हो, केमिकल से प्रभावित ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे हिसाब से सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। कम भार, मतलब ये सब चीज़ें हम नहीं, इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते, इस पर ध्यान देते हैं क्योंकि उसको हमें अंडरग्राउंड करना है। लो भाई, एक बहुत बढ़िया सवाल आया हुआ है विंड पावर प्लांट से, विंड पावर सिस्टम की तरफ से, है ना, कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रोटर ब्लेड्स ऑफ ए वाइंड टर्बाइन इन ए विंड पावर सिस्टम। यानी कि पवन शक्ति प्रणाली में पवन टरबाइन के रोटर ब्लेड का मुख्य कार्य क्या होता है? ये है रोटर ब्लेड। ये देखो, ये क्या है? रोटर ब्लेड। क्या है? रोटर ब्लेड, है ना। 3 रोटर ब्लेड आपको दिख रहे हैं। ये क्या होता है? ये घूमता है। अब इसके पूरे सिस्टम को थोड़ा सा समझना। हवा की स्पीड वायुमंडल में कितना होता है? 11 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर प्रति हावर, है ना। ये हवा की स्पीड है। लेकिन हवा के किस स्पीड में ये पवन चक्की काम करती है? जब हवा की स्पीड होती है ना, जब हवा की गति होती है 11 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चल रही है तो उस समय इसको घुमाया जाता है और फिर पवन चक्की काम करती है ना।
ये जो पवन चक्की है ये क्या करती है, कार्य करती है। लेकिन वो हवा का वो कौन सी गति है जिस पर पवन चक्की अपने पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी, है ना। तो वो हवा की गति है, उस हवा की गति की स्पीड है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हवा 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी ना, उस समय इस विंड पावर प्लांट का, इस विंड टरबाइन का जितनी कैपेसिटी है वो अपने फुल कैपेसिटी पर काम करेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा, ठीक है ना। हवा की गति जब इतना हो, यानी कि ये अपने 100% दक्षता पर ये काम करेगी। लेकिन जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हवा चल रही है ना, तो पवन चक्की को बंद कर दिया जाता है। पवन चक्की को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो ब्लेड्स है ना, ये ब्लेड टूट जाएंगे, ये ब्लेड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। इसमें बहुत सारी मैकेनिज्म लगी है, जैसे ये यॉ सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, यॉ प्रणाली। अब देखना हवा का रुख तो बदलता रहता है, कभी हवा पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण से उत्तर, इस प्रकार से हवा अपना रुख बदलता रहता है। तो यहाँ पर एक यो सिस्टम लगा होता है, मैकेनिज्म सिस्टम, जो अपने आप, एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो अपने आप ये भाप लेता है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, और ये पूरा सिस्टम घूम करके उसी डायरेक्शन में हो जाती है और घूमती रहती है ना। अपने इंडिया का सबसे बड़ा जो पवन शक्ति प्रणाली है ना, पवन यानी कि विंड पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है ना। 1500 मेगावाट की कैपेसिटी वाला, यानी कि हवा से हम 1500 मेगावाट पावर जनरेट कर ले रहे हैं, देखो, है ना, इतना कैपेसिटी। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ही रोटर ब्लेड का मुख्य कार्य होता है, ठीक है ना। अब बताना, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आया तो आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं, कमेंट में तुरंत बताओ, है ना। दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं यार, बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कि 233 नंबर का सवाल है कि द डाइवर्सिटी फैक्टर किसी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का सबसे हेल्पफुल कितना है ना। विद्युत जो संस्थापन है उसका विविधता गुणांक, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, विविधता गुणांक किसको कहते हैं, विविधता जो गुणांक होता है, विविधता गुणांक होता है कि व्यक्तिगत अधिकतम मांग का योग, व्यक्तिगत अधिकतम मांग का योग, व्यक्तिगत अधिकतम मांग का योग बटा पूरे प्रणाली का अधिकतम मांग, पूरे प्रणाली का अधिकतम मांग, यही डाइवर्सिटी फैक्टर है ना। और डाइवर्सिटी फैक्टर किसी भी विद्युत संस्थान का हमेशा सदैव कितना होता है, 1 से अधिक होता है ना। अगर एग्जाम में पूछे 1 से अधिक होता है, मैंने इसका क्वेश्चन डीएमआरसी के एग्जाम में देखा था, दिल्ली मेट्रो का एग्जाम जब हुआ था तो उसमें पूछा था डाइवर्सिटी फैक्टर सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, या फिर, है ना, 1 से बहुत कम होता है, ऐसे करके ऑप्शन था वहाँ पर। तो सदैव 1 से अधिक होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का। फ्यूज के आकार को कम नहीं करता, केबल के आकार को कम नहीं करता, लोड की दक्षता को नहीं बढ़ाता, सर्किट की अधिकतम मांग की गणना करता है ना। सर्किट के मैक्सिमम डिमांड का कैलकुलेशन करने के लिए, पावर का कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, एक पावर प्लांट, एक मतलब कि प्लांट में पावर का कैलकुलेशन करने के लिए ना बड़ा ज़रूरी होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। ओके, आगे बढ़ें यार, सेशन को शेयर करना है ना, सेशन को शेयर जरूर करना। इतना अच्छा क्लास है और इतना अच्छा क्लास पूरा ईमानदारी से आप देख रहे हैं,
पूरे ईमानदारी से देख रहे हैं और मैं भी पूरे ईमानदारी से आपको समझा रहा हूँ। तो एक काम तो बनता है कि शेयर करें, है ना, दूसरे बच्चों को भी मौका दें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त प्रमुख ईंधन स्रोत है? ताप विद्युत, ताप विद्युत मतलब कोयला। ताप का मतलब क्या है यहाँ पर? कोयला से, है ना। कोयला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में तो पानी होता है फ्यूल, सौर ऊर्जा में तो प्रकाश होती है, पवन ऊर्जा का भी देखा आपने हवा होती है। ऑप्शन ही एक बचा जीवाश्म ईंधन, है ना, ऑप्शन ही एक बचा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या है देखना, प्राकृतिक तेल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, ये सब। और दूसरा है कि प्राकृतिक गैस, और तीसरा है कोयला। तो ये जो कोयला है ये एक प्रकार का फ्यूल है जो कहाँ पर काम आता है? एनटीपीसी में, यानी कि ताप, जहाँ पर ताप के प्रयोग से, हीट के प्रयोग से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, एनटीपीसी में, है ना। कोयला, कौन सा कोयला यूज होता है वहाँ पर? बिटुमिनस कोयला। कौन सा? उस कोयले का नाम क्या है? बिटुमिनस। अपने मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली जिला है ना, उसके विंध्यनगर स्थान पर, विंध्यनगर शहर में क्या है? एनटीपीसी प्लांट है, जो कि अपने इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ये अपने भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। आपको कहीं पर भी टावर लाइन दिखे ना, तो बिना पूछे समझ जाना कि वो एनटीपीसी की लाइन जा रही है, एनटीपीसी का लाइट उस पर जा रही है, ठीक है ना। तो एनटीपीसी है जो कि कोयला का यूज़ करके, वो भी बिटुमिनस कोयला का यूज़ करके पावर जनरेट करता है। और एक बात और ध्यान देना कि ये जो एनटीपीसी है ना, ये रैंकाइन साइकिल पर काम करती है। ये किस पे चलती है? रैंकाइन साइकिल पर ये क्या करती है? ये पूरा प्लांट काम करता है ना, रैंकाइन साइकिल पर। यानी कि शुरुआत होता है पानी से, और उस पानी को हम दोबारा यूज कर लेते हैं, घुमा फिरा करके टरबाइन में जाती है, फिर कूलिंग टावर में जाती है, फिर डैम में जाती है, फिर वापस आ जाती है टरबाइन पे। तो ये एक साइकिल जो बन रहा है ना पानी का, उसको कही जाती है रैंकाइन साइकिल। घुर्डी क्षेत्र और स्थिर आर्मेचर, बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है ये, इसमें अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कैसा है? घुर्डी है ना। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? घुर्डी है। और आर्मेचर कैसा है इसमें? आर्मेचर है इसमें स्थिर वाला। तो कुल मिलाकर के स्लिप रिंग कितने लगेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो देखना, जब चुंबकीय क्षेत्र रोटेट कर रहा हो और आर्मेचर स्थैतिक हो, तो स्लिप रिंग चाहिए हमें 2। कितने चाहिए? 2। यानी कि एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत है। जब आप एक सर्किट बनाते हो तो अगर करंट जा रही है एक तार के माध्यम से, तो दूसरे तार के माध्यम से करंट वापस भी आएगा, है ना, तब ना सर्किट कंप्लीट होगा। तो एक फेज की तार और एक न्यूट्रल की तार लगेगी, 2 तार की ज़रूरत है। वैसे ही एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मामला यहाँ पर उल्टा हो, क्या मामला उल्टा हो? अगर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो? स्थिर हो, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो, और आर्मेचर कैसा हो? आर्मेचर हो घूमने वाला, है ना, तब कितने स्लिप रिंग लगेंगे? 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहेंगे सर अब कैसे 3 स्लिप रिंग चाहिए? तो देखना, ये भी तो बोल रहा है कि स्टार संयोजित है। कैसा है? स्टार संयोजित। मतलब कि स्टार संयोजित का मतलब ये हुआ, ये स्टार वाइंडिंग है ना। ये आर फेस, वाई फेस, बी फेस, 3 फेस की मोटर है हमारी। तो ये मोटर का शाफ्ट है, मोटर के शाफ्ट पर यहाँ पर 3 स्लिप रिंग चाहिए। कितने स्लिप रिंग? 3 स्लिप रिंग चाहिए और 3 कार्बन ब्रूस। हर स्लिप रिंग कहाँ पर जाएगी? हर एक वाइंडिंग में जाकर के कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे, इस प्रकार से, है ना, और ये यहीं पर जाकर के कनेक्ट हो जाएगी। अब बताइए,
ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी। तो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट है तो कितने स्लिप रिंग चाहिए? ये सब क्या है? ये सब है स्लिप रिंग, है ना, इसको कही जाती है स्लिप रिंग। तो दो केस आपके साथ आएंगे आपके सामने, एक बार चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा तब स्लिप रिंग पूछेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहेगी आर्मेचर घूमेगी तब स्लिप रिंग पूछेगा, है ना। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बड़ा ट्रेंडिंग सवाल होता है वो। कोई भी एग्जाम हो वो सवाल आपको देखने को मिलेगा, बस भले लैंग्वेज दूसरा हो, है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके पूछे, लेकिन आंसर कोई चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगी। क्लियर। एसी मशीनों में लैप वाइंडिंग का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए, लैप वाइंडिंग क्यों किया जाता है? फेरों की संख्या बढ़ाने के लिए, बलागुड़ में सुधार करना और हार्मोनिक्स कम करने के लिए, वर्तमान वहन क्षमता को बढ़ाना। वर्तमान इंग्लिश की साइड में जाएंगे तो वर्तमान का मतलब है करंट, वर्तमान का मतलब क्या है? करंट। वैसे भी करंट को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे वर्तमान, है ना, एक हो गया वर्तमान, ये निमी लैंग्वेज है, और एक वर्तमान, एक चापला, और एक और बहुत सारे इसके निमी नाम है ना, कंफ्यूज कर देता है ये। तो वर्तमान वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं। देखिए जो लैप वाइंडिंग होती है ना, इसकी कुछ विशेषता भी होती है। लैप वाइंडिंग की कुछ विशेषता होती है, वो विशेषता लिखना। जैसे पहला कि ये 400 एम्पियर से अधिक आर्मेचर करंट जिस मोटर में प्रवाहित होता है ना, वहाँ पर इसका प्रयोग किया है। 400 से अधिक आर्मेचर करंट वाली मोटर में इस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरा, जिस मोटर की कैपेसिटी 50 किलोवाट से 500 किलोवाट तक हो, उस मशीन में इसका प्रयोग की जाती है, मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात लिखना, इसके जो समांतर पथ होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमेशा पोल पर, है ना। चौथा, इसको हम समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। और लिखना ये निम्न वोल्टेज और उच्च धारा वाली मोटर में इसका प्रयोग की जाती है ना, उच्च धारा वाली। तो देखना यहाँ से सवाल पूछा गया है, आंसर है वहन क्षमता को बढ़ाना। यानी कि कितनी गहराई से बातों को पूछ लिया जाता है कि नहीं? कितनी गहराई से चीज़ें उठ करके आ जाती हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि भाई ये सवाल है तो है क्या, पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है परिपथ विच्छेदक के अनुरक्षण प्रथम चरण क्या है? यानी कि एक सर्किट ब्रेकर है, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप पहला कौन सा कदम उठाएंगे? परिपथ विच्छेदक के अनुरक्षण का प्रथम चरण, यानी कि एक सर्किट ब्रेकर है जो कि सर्किट में कनेक्ट है ना, आप उसको मेंटेनेंस करना चाहते हैं कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम का होगा कि जो सर्किट है ना, सर्किट को विऊर्जायन यानी कि डी एनर्जाइज्ड, है ना, डी एनर्जाइज्ड करना है, मतलब कि उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना। उस सर्किट में जो इनपुट आ रही है उस इनपुट सप्लाई को बंद कर दो, उसके बाद सर्किट ब्रेकर में काम करो। जैसे एक एमसीबी है, मान लो 4 पोल की एमसीबी है और उसमें वो काम नहीं कर रहा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना होगा। एमसीबी से मेरे को ध्यान आया कि जो एमसीबी होती है ना, ये कई सारे प्रकार के होते हैं। एक होता है बी प्रकार की एमसीबी, एक होती है सी प्रकार की एमसीबी, डी प्रकार की एमसीबी, के प्रकार की एमसीबी और एक होता है जेड प्रकार की एमसीबी। और हर एमसीबी का ना, हर एमसीबी का अपना अपना काम भी है। कोई वेल्डिंग के काम में, कोई एक्सरे मशीन में लगती है,
ठीक है ना। कोई इंडक्टिव लोड में, कोई रजिस्टिव लोड जैसे हीटर वगैरह चलाना है, टोस्टर चलाना है, इलेक्ट्रिक प्रेस चलाना है, तो वो रजिस्टिव लोड हो गया। वहाँ पर इनमें से कुछ एमसीबी का यूज़ किया जाता है और मोटर में कुछ एमसीबी का यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग कार्य के लिए इन्हीं में से किसी एक का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। लेकिन कोई भी मशीन में ये एमसीबी यूज हो, एक पर्पज एक ही होता है कि ओवरलोडिंग तथा शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा देता है ये, है ना, दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है हमारी परिपथ विच्छेदक। बाकी जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर तो बहुत हैवी रेंज के सर्किट ब्रेकर होते हैं, एसीबी, वीसीबी, ओसीबी, एबीसीबी, है ना, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ओके, आगे बढ़े। वाई इज इट इम्पोर्टेंट ए प्रिवेंट, कहने का मतलब भूमिगत केबलों के विकुंचन का रोकना। विकुंचन का मतलब क्या है? यांत्रिक शक्ति, है ना, यांत्रिक चोट। भूमिगत केबलों के विकुंचन यानी यांत्रिक चोट का रोकना के महत्वपूर्ण है। अरे यांत्रिक चोट को नहीं रोकेंगे तो इंसुलेशन फट जाएगी, कट जाएगी, इंसुलेशन पंचर हो जाएगी, है ना, तार टूट जाएगी, केबल टूट जाएगी, कोर खराब हो जाएगा। तो केबल की नम्यता बढ़ाने की से बात ही नहीं है, लागत नहीं कम कर सकता, संस्थापन प्रक्रिया को गति देने के लिए नहीं, इंसुलेशन और चालक दोनों को क्षति होने से बचाने के लिए। अरे भाई, अगर एक केबल है उसके ऊपर एक पत्थर का बोल्डर ला के पटक दोगे तो उसका इंसुलेशन तो खराब होगा, बट, है ना, और साथ ही साथ जो कंडक्टर है वो भी टूट जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम विकुंचन को रोकते हैं, यांत्रिक चोट से रोकना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि विच इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बताओ भाई, बताओ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है कौन सा जिसकी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है? रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट, ये होगा, शेडेड पोल वाला नहीं होगा, कैपेसिटर स्टार्ट। देखना, जो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, उसकी डायग्राम ऐसे होता है। यहाँ पर हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके साथ में कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और यहाँ पर होगी रनिंग वाइंडिंग, ये हो गया, ये इसका रोटर, और यहाँ से हमने दिया न्यूट्रल, यहाँ से दिया फेज। ये कैपेसिटर लगी है, ये है प्रारंभिक वाइंडिंग, ये क्या है? प्रारंभिक वाइंडिंग, और ये है रनिंग वाइंडिंग। तो ये बोल रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट, ये प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट होता है कैपेसिटर, और इस प्रकार से जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है ना, वो स्टार्टिंग टॉर्क फुल भार टॉर्क का 3 से 4 गुना अधिक होता है। 3 से 4 गुना अधिक होता है, टॉर्क इतना ज़बरदस्त होता है। जैसे कि मान लो एक मोटर है, मोटर के जो शाफ्ट है, मोटर का जो रोटर है, जो शाफ्ट बाहर निकली होती है, मान लो उस पर एक कन्वेयर बेल्ट हमने लगा रखा है, है ना, और उस कन्वेयर बेल्ट में कुछ सामान रखी हुई है, मतलब कि शुरू में ही इस मोटर में लोड लगा हुआ है, तो उस लोड को ले करके रोटर घूमेगी तो अधिक ताकत की ज़रूरत होगी, है ना। तो अधिक ताकत उत्पन्न करने के लिए हमने ये प्रारंभिक वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर स्टार्टिंग में कितना गुना स्टार्टिंग टॉर्क पैदा कर रहा है? 3 से 4 गुना, है ना। इतना ज़्यादा घुमाव बल इस हैवी लोड को लेकर के घूम सकता है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, इससे निपटते हैं कि आंतरिक वायरिंग प्राक्कलन में यदि 3 किलोवाट लोड संयोजित है तो वोल्टता आपूर्ति 200 वोल्ट है, अधिकतम लोड करंट। बहुत सिंपल है, पावर बराबर VI cos फाई, है ना। चलो सिंगल फेज है, 3 फेज है नहीं, तो I बराबर क्या होगा, पावर बटा V। पावर है हमारे पास 3 किलो का मतलब 1000 वाट, वोल्टेज है 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 15 बचा ना, 15 एम्पियर ऑप्शन में है क्या, ये रही ऑप्शन नंबर बी है 15 एम्पियर। तो अधिकतम लोड करंट कितनी चलेगी, 3 किलोवाट जब लोड कनेक्ट है उस समय 15, जब 6 किलोवाट लोड हो जाएगा तो 30 एम्पियर चलने लगेगा, है ना। और 1.5 किलोवाट लोड में कितना चलता, 7.5 एम्पियर। तो ऐसे अगर मान लो 15 एम्पियर चल रहा है तो कितने एम्पियर का फ्यूज लगाओगे, 15 7 कितना होगा 22, है ना। लगभग 25 एम्पियर का फ्यूज आप यहाँ पर लगाओगे, कितना, 25 एम्पियर का फ्यूज आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कर्षण नियंत्रण के लिए सामान्यतः किस तरह के वाहनों द्वारा डीसी ड्राइव का उपयोग किया जाता है। कर्षण का मतलब है कि ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे कि क्रेन होता है ना, क्रेन हैवी सामान को उठाता है, हैवी सामान को उठाता है, या ट्रेन का वो हो गया इंजन, वो भी तो अपने पीछे बोगी डिब्बा को खींचता है, वो भी एक ट्रैक्शन ही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तो कुल मिलाकर ये बोल रहा है ना कि किस तरह के वाहनों द्वारा डीसी ड्राइव का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक वाहन। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन बना रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन में क्या है कि ई रिक्शा है ना, ई रिक्शा है, और क्या है, ई स्कूटी आती है, ई स्कूटी है ना, कभी से ई ट्रेन आ जाएगी, ई एरोप्लेन आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, है ना। ई रिक्शा, ई स्कूटी, इनकी पावर कैपेसिटी बड़ा कम होता है और ये डीसी ड्राइव द्वारा इसकी गति को कंट्रोल की जाती है ना। इसकी जो गति नियंत्रण है, गति नियंत्रण जो है वो कैसे की जाती है, डीसी ड्राइव सिस्टम द्वारा, डीसी ड्राइव सिस्टम द्वारा इसकी गति को कम की जाती है ना। आप कहेंगे सर जी ब्रेक लगा करके इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, अरे भैया ब्रेक लगा करके तो ठीक है यार, बाकी और भी चीज़ें हैं उसके अंदर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा HVDC, मेरे को याद है एक बार एग्जाम में पूछा गया था HVDC का पूरा नाम, HVDC का, तो HVDC का पूरा नाम है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, लिख लो यहाँ पर, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इसका पूरा नाम है। तो कौन सा अभिलक्षण है कि सीमित पारेषण दूरी, सीमित पारेषण, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा पारेषण लाइन का अभिलक्षण है। सीमित पारेषण दूरी नहीं यार, 10,000 किलोमीटर तक हम इसकी ट्रांसमिशन लाइन कर सकते हैं, 10,000 किलोमीटर तक लंबी दूरी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं HVDC पावर को। AC लाइन की तुलना में निम्न दक्षता, गलत। किरीट हानि, किरीट को कोरोना हानि भी कहते हैं, ध्यान रखना, किरीट को और क्या कहते हैं, कोरोना हानि, किरीट हानि मतलब कोरोना हानि में कमी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोरोना लॉस नहीं होता। विद्युत चुंबकत्व व्यतिकरण से उच्च सुग्राहिता, सही बात है, ये भी, ये हाई सेंसिटिविटी होती है, नहीं होती है। देखो किरीट हानि में कमी मतलब कि कोरोना लॉस रिड्यूस, इसमें कोरोना लॉस नहीं होता। कौन कौन से हानि नहीं होते इस पर, पहला तो है कोरोना हानि और दूसरा है सतह प्रभाव, स्किन इफेक्ट, है ना। ये दोनों प्रभाव HVDC लाइन में नहीं होते, HVDC के ट्रांसमिशन लाइन में, यानी कि डीसी पावर, हाई वोल्टेज वाली डीसी पावर है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना। बाकी देखना हाई वोल्टेज वाली जो AC लाइन होती है ना, उसकी एफिशिएंसी, पावर की एफिशिएंसी कम होती है HVDC के तुलना में, क्योंकि इसमें दो हानियां नहीं हैं, एक स्किन हानि, दूसरा कोरोना हानि। जबकि AC वाला जो हाई वोल्टेज
एसी वाला जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें ये दोनों हानि होता है, इसलिए उसकी दक्षता जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है इसके मुकाबले, है ना। ये होता है स्किन इफेक्ट। देखो स्किन इफेक्ट, जहाँ पर टावर होगा, टावर के नज़दीक में ये सारे इंसुलेटर लगे होते हैं और वहाँ पर एक रिंग लगी होती है, गार्डिंग रिंग, कोरोना रिंग जिसको कहते हैं, यही है कोरोना रिंग। ये क्या है? ये है कोरोना रिंग, है ना। कोरोना कहाँ पर होती है? ये सिर्फ HVAC लाइन में, है ना, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है और ये हमेशा ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर, ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर होता है। लिख लो, कम वोल्टेज पर होता है। और कितने पर उत्पन्न होता है? 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, mm होता है प्रति, अरे छोड़ो, अच्छा 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर नहीं, mm में होता है। 30 किलो वोल्ट वो तो इंसुलेशन का ही है ना, तो 30 किलो वोल्ट प्रति mm होगा। कितना? 30 किलो वोल्ट प्रति mm पर ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन से कम वोल्टेज पर होता है। ये होती है हमारी कोरोना लॉस। कोरोना लॉस से एक्चुअल में ये होता है ना कि पावर घट जाता है ना, जो एक्चुअल में जो पावर है वो पावर क्या होती है? घट जाती है। और भी बहुत सारी होती हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उस लाइन में करंट का मान बहुत कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट है कि किसी सर्किट के फ्यूज का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? एक फ्यूज मान लो आपको लगाना है किसी सर्किट में, तो 1.5 गुना फ्यूज लगाते हैं, 1.5 गुना मान का फुल लोड करंट पर जितना करंट चलता है उस करंट का 1.5 गुना वैल्यू का हम फ्यूज लगाते हैं। परिपथ वियोजक का रंग, अरे रंग से कोई मतलब नहीं है फ्यूज का, है ना। और सर्किट का वैसे भी क्या रंग होगा? परिपथ वियोजक का भौतिक विमाओं, गलत। परिपथ वियोजक की अधिकतम वोल्टता रेटिंग, नहीं। सतत लोड धारा लघु परिपथ सुरक्षा आवश्यकताओं, मतलब कि एक लोड है, लोड कनेक्ट है किसी सर्किट पर, भार लगा हुआ है। मान लो एक सर्किट है जिस पे 5 मोटर चल रही हैं, है ना, तो उसको कंटिन्यू करंट देता रहे। ऐसा थोड़ी कि फ्यूज लगा दे तो वो फ्यूज करंट देने में रुकावट पैदा करे, है ना। तो वो सतत लोड करंट देता रहे और शॉर्ट सर्किट के समय वो सर्किट को तोड़ दे, ऐसा हमारा फ्यूज होना चाहिए, है ना। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और फ्यूज भी आजकल, पहले तो फ्यूज आते थे 1 एम्पियर के, है ना, 1 एम्पियर से भी कम रेटिंग के, लेकिन आजकल मार्केट में देखने को नहीं मिलता फ्यूज। और फ्यूज के जगह पर MCB आ गई हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटे वायरिंग में यही फ्यूज ही होता है। उच्च रासायनिक संकट क्षेत्रों में किस प्रकार का तार स्थापन प्रयुक्त है? मेटल कंडक्टर वायर इंस्टॉलेशन, मेटल कंडक्टर वायर इंस्टॉलेशन वाली, है ना, क्योंकि रासायनिक संकट एरिया है ना, वहाँ पर केमिकल का सबसे ज़्यादा प्रभाव, केमिकल से प्रभावित एरिया है। और केमिकल जो है ना वो केबल के इंसुलेशन को नुकसान पहुँचाएगा, केबल के इंसुलेशन को नुकसान करेगा। इसलिए हम एक ऐसा कंडक्टर का, ऐसे डक्ट का प्रयोग करेंगे जो मेटल का बना है। मेटल पाइप के अंदर हम केबल डालेंगे, मेटल पाइप के अंदर हम तार डालेंगे, केबल ही हम तार डाल करके इंस्टॉलेशन करेंगे, है ना। तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल से निकट चालू नहीं होता है तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है और कन्फ्यूजन से भरा हुआ सवाल है कि नहीं। सवाल का टारगेट ही यही होता है कि बच्चों को कंफ्यूज कर दे ताकि इसका जवाब ढूंढ ना पाए। देखना एक्चुअल में होता ये है दोस्तों कि सिंक्रोनस स्पीड, ध्यान से समझना, सिंक्रोनस स्पीड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की गति, यही तो है। तुल्यकालिक गति का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की गति, और ये किस पर निर्भर होता है? पोल पर, कि मोटर में कितने पोल हैं उसके अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र की गति होगी, हर मिनट में कितना चक्कर वो करेगा। देखना, एक है चुंबकीय क्षेत्र की गति
और दूसरा होता है रोटर की गति, रोटर की गति। अब एक बात बताओ मेरे को कि रोटर क्या है? रोटर एक पदार्थ है, रोटर एक मेटल है ना, जिसका आकार है, जिसका वजन है। जब रोटर घूमेगी ना तो वो अपने वजन को लेकर के घूमेगी, है कि नहीं, अपने पूरे साइज को लेकर के घूमेगी। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक हवा है, एक प्रभाव है। और हवा क्या है? हवा को घूमने के लिए, हवा हल्की है और हवा ज़्यादा स्पीड से घूमेगी रोटर के मुकाबले, तो अधिक स्पीड किसकी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की। रोटर की गति कम होगी। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा होता है। लेकिन इन द केस अगर चुंबकीय क्षेत्र की गति, रोटर की गति दोनों एक बराबर हो जाए तो स्लिप क्या होगा? मोटर में जो स्लिप है उसका मान हो जाएगी 0। क्या होगी? 0। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मोटर जब हमारी खड़ी रहती है, मोटर के जब जो रोटर है, जो शाफ्ट है, वो रुकी हुई होती है, उस समय स्लिप कितना होता है मोटर में? 100%। प्रारंभ में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रारंभ में मोटर का स्लिप कितना होता है? 100%। 100% मतलब कि स्लिप 100% है, इसीलिए रोटर रुकी हुई है। अगर मोटर चलने लगी और चलते समय अगर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति बराबर हो गई, मतलब कि स्लिप 0 हो गया, और स्लिप शुरू में भी 0 था तो मोटर हमारी रुकी थी, और चलते समय अगर स्लिप 0 हो जाएगी तो भी मोटर रुक जाएगी। और रुक इसलिए जाती है क्योंकि जो रोटर होती है हमारी, रोटर में क्या है? रोटर में फील्ड वाइंडिंग किया गया है, रोटर में रोटर वाइंडिंग करी गई है, या रोटर में रोटर बार लगा हुआ है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर का रोटर के बार को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। मतलब कि स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र रोटर के बार के साथ लिंक नहीं होगा। अगर लिंक नहीं हुआ तो रोटर में जो E', जो जनरेट हो रहा है, यानी कि जो प्रेरित EMF है, वो कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। और अगर वोल्टेज 0 हो गया तो रोटर में करंट का मान कितना हो जाएगा? I2 का मान कितना हो जाएगा? 0 एम्पियर। और जब I2 0 एम्पियर हो गया तो फ्लक्स क्या होगी? 0 वेबर का। फ्लक्स 0 हो गया तो टॉर्क क्या होगा? 0 न्यूटन का, है ना। और टॉर्क क्या है? घुमाव बल। ये क्या है? घुमाव बल, जो कि मोटर के रोटर को घुमाता है। जब मोटर के रोटर को घुमाने वाला ये बल ही नहीं रहा तो हमारी रोटर रुकेगी कि नहीं रुकेगी? रुक जाएगी सर। कंडीशन क्या था? कि दोनों गति एक बराबर हो गया था। ठीक है ना, मैंने दोनों तरफ से समझा दिया आपको, इधर से भी समझा दिया और इधर से भी समझा दिया। तो आंसर क्या होगा? मोटर अधिक तब तो हो जाएगी गलत, मोटर चालू नहीं होगी। सही बात है ना, मोटर चालू नहीं होगी। मोटर सामान्य रूप से कार्य करेगी, कभी नहीं करेगी। सामान्य रूप से काम किस में करती है? सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस मोटर में यही तो होता है कि 3 फेज की सप्लाई देने के बावजूद भी हमारी जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति दोनों बराबर है, स्लिप 0 होता है। इसलिए उसके रोटर पर हम बार नहीं, हम वाइंडिंग लगाते हैं और वाइंडिंग लगा करके उस पर DC सप्लाई देते हैं, तब जाकर के उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और टॉर्क डेवलप होता है और मोटर चलती है। ठीक है ना। रोटर स्वचालित रूप से तुल्यकालिक चाल पर त्वरण करेगा? अरे कभी नहीं करेगा भाई, कोई जबरदस्ती है। रोटर में बाह्य प्रतिरोध जोड़कर सर्पी वाला मतलब स्लिप रिंग मोटर की चाल को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? एक ही विधि है स्लिप रिंग मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए। पोल बदल कर नहीं कर सकते, सोपानी मोटर स्टेटर बोल्टता नहीं कर सकते। ये स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए है, स्टेटर बोल्टता नियंत्रण, है ना। ये दोनों, ये और ये किसके लिए है? ये 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में ऐसा होता है ना। प्रेरण मोटर में ऐसा होता है। स्टेटर बोल्टता नियंत्रण द्वारा इस मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है, पोल बदल करके स्पीड कंट्रोल होती है, कैस्केड नियंत्रण से होता है, और ये आपकी आवृत्ति परिवर्तन ट्रिपल VF जो सिस्टम होता है ना, वो वैसे ही काम करता है।
ये सारी से। बाकी रियोस्टेट है, ये मैंने डायग्राम भी लगा रखा है। ये मोटर है, यहाँ पर 3 स्लिप रिंग यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने, और कार्बन ब्रूस के जरिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। और स्लिप रिंग मोटर का जो स्टेटर वाइंडिंग होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होता है। रोटर पर 3 फेज वाइंडिंग होता है, वो भी स्टार में कनेक्ट होता है ना। हर फेज में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है स्लिप रिंग के जरिए। इस प्रकार से इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं, है ना। और जो इसकी प्रयोग है ना वो वहाँ पर होती है एसी में, एयर कंडीशनर में। कहाँ पर? एयर कंडीशनर में इसका प्रयोग होती है, सर्पी वाले मोटर का। नेक्स्ट है कि भूमिगत केबलों की वार्निश्ड कैम्ब्रिक पृष्ठ पर पेट्रोलियम जेली यौगिक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताना मेरे भाई। आंसर क्या होगा कि भूमिगत केबलों की वार्निश्ड कैम्ब्रिक पृष्ठ पर पेट्रोलियम जेली, ये क्या है? ये पेट्रोलियम जेली एक कंपाउंड है। लगाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विद्युत रोधी गुणों को बढ़ाना और नमी अवशोषण को कम करना। मतलब कि भूमिगत केबल में वार्निश कैम्ब्रिक जो सतह है वहाँ पर ये जेली इसलिए लगा देते हैं कि जो नमी है उस नमी को सोखने ना पाए। अगर नमी सोख लेगा तो इंसुलेशन खराब होगी, शॉर्ट सर्किट होगा, जंग लग सकती है ना। इसलिए हमें इसको बचाना है। विद्युत रोधी गुणों को बढ़ाना है, यानी कि इंसुलेशन का गुण क्या होता है? तारों को शॉर्ट होने से रोकता है ना। वातावरणीय प्रभाव जो है उससे चालक को बचाता है। यांत्रिक क्षति, यांत्रिक नुकसान होने से चालक को बचाता है। तो विद्युत रोधी गुणों को हमें बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है। इसीलिए हम वार्निश कैम्ब्रिक पृष्ठ पर पेट्रोलियम जेली कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। भैया ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये आपका सही है। देखना 2-3 क्वेश्चन और बचा है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है कि डीसी मशीन वाइंडिंग का बैक पिच किसको संदर्भित करता है? अच्छा, बैक पिच क्या है ना, मैं आज आपको समझाई डालता हूँ। बैक पिच देखना, एक मोटर की वाइंडिंग है, ये 2 स्लॉट है मान लो। एक दोनों स्लॉट में हम इस प्रकार से केबल डाल रहे हैं, है ना। दोनों स्लॉट में हम क्या डाल रहे हैं? केबल डाल रहे हैं, सॉरी कॉइल डाल रहे हैं यार। केबल ध्यान आ रही है ना। ये हुआ एक, ये कम्यूटेटर का खंड, अलग अलग कम्यूटेटर के सेगमेंट हो गए, है ना। 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 2 कॉइल हो गया जो स्लॉट के अंदर होती है मोटर में। देखना, सबसे पहली बात कि इसको तो बोलते हैं फ्रंट पिच, क्योंकि फ्रंट में दिख रहा है। और इन दोनों कॉइल साइड के बीच की दूरी कहते हैं बैक पिच, और इसको कहते हैं रियर पिच। मतलब कि दोनों कॉइल का पहला सिरा जो है उसको रियर पिच, और किसी एक कॉइल का दोनों सिरा के बीच की दूरी को बैक पिच। पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल का पहली सिरा के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहा जाता है। आगे बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे वीडियो को कर लो, है ना। ऑप्शन है आपके पास, ऑनलाइन तैयारी करने का फ़ायदा उठाओ। ये होता है, ये कम्यूटेटर खंड है। यहाँ पर कार्बन ब्रूस इस प्रकार से होगा, ऐसे। एक बार में कार्बन ब्रूस 2 सेगमेंट को कवर करता है, फिर दूसरे बार में एक ही सेगमेंट को, फिर तीसरे बार में 2 कार्बन ब्रूस को कम्यूटेटर खंड को टच करेगा, फिर एक, ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना। ये मामला है। आर्मेचर के अग्र सिरे के बीच, गलत, आर्मेचर के पीछे एक कुंडली के 2 किनारों के बीच आर्मेचर चालकों के दूरी को, मापी गई दूरी को एक बैक पिच कहलाती है। बैक पिच, फ्रंट पिच। देखना, जो प्रगामी वाइंडिंग होती है ना उसमें बैक पिच कैसा होता है? प्रगामी वाइंडिंग में बैक पिच जो होता है ना वो कम होता है, फ्रंट पिच ज़्यादा होता है। और प्रतिगामी वाइंडिंग में कैसा होता है? प्रतिगामी वाइंडिंग में जस्ट इसका उल्टा, बैक पिच बड़ा होता है, फ्रंट पिच छोटा होता है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, यूं ही बस नहीं लिखवा रहा हूँ। बैक पिच, फ्रंट पिच। अच्छा, डीसी मशीन में बैक पिच फ्रंट पिच क्या होता है? इसी से डिसाइड होता है ना पोल पिच, है ना। इसी से डिसाइड होती है पोल पिच।
और पोल पिच से हमें ये निर्धारित होता है कि हार्मोनिक्स को कम किया जाता है, ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ का मान बढ़ाया जाता है, भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि भी इससे कम की जाती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग से। ध्यान रख लेना, पहली बार सुन रहे हो अगर तो ध्यान रख लेना। किसी अल्टरनेटर द्वारा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, 6 पोल है, 1000 आरपीएम। लिख लेना है कॉन्सेप्ट ये है, 2 पोल की मोटर 3000 आरपीएम पर घूमती है ना, और 4 पोल की मोटर 1500 आरपीएम पर, 1500 आरपीएम पर, है ना, और आपका 6 पोल मोटर 1000 आरपीएम पर। और सवाल इसी पर था। 8 पोल का हो गया आपका 750 आरपीएम पर घूमेगी, और 10 पोल की हमारी अगर मोटर है तो वो 600 आरपीएम पर घूमेगी। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि पोल की संख्या बढ़ाने से आरपीएम घट जाती है ना, पोल की संख्या बढ़ाने से आरपीएम, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना मोटर के अंदर, तो टॉर्क कम उत्पन्न होता है, और टॉर्क एक घुमाव बल है, अगर घुमाव बल कम है तो मोटर कम स्पीड से घूमेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ये, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ तुरंत गति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी को घटाओ तुरंत गति घटेगी। इसलिए तो VVF, ट्रिपल VF, ये सारे कंट्रोलिंग सिस्टम है, डीसी कंट्रोलिंग सिस्टम ड्राइव है, इसके द्वारा मोटर को नियंत्रित की जाती है उसके गति को। ठीक है मेरे भाई, लास्ट सवाल है देखना कि जनरेटर में ध्रुव अंतराल यानी कि पोल पिच, जनरेटर पोल पिच क्या होता है? पोल पिच किसको कहते हैं? पोल पिच, अब देखना पोल पिच जैसे कि एक कॉइल है ना, एक कॉइल है, ये कॉइल है, ये क्या है? कॉइल है। तो कॉइल के दोनों किनारों के बीच की मापी गई दूरी पोल पिच कहलाती है। इसको हम कहते हैं पोल पिच या कॉइल पिच, या कॉइल पिच, पोल पिच या कॉइल पिच। आर्मेचर में एकल कुंडली की लंबाई गलत, आर्मेचर की कुल परिधि और ध्रुवों की संख्या। ठीक है, मतलब कि एक आर्मेचर है ना, और उस आर्मेचर में कितने स्लॉट हैं? जनरली छोटे मोटर के आर्मेचर में 24 स्लॉट होते हैं, है ना, 24 खांचा। किसी में बड़े मशीन है तो 48, उससे भी बड़ा है तो 72। तो टोटल कितने खांचे हैं वो और कितने पोल हैं उसको आप जब डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे, तो पोल पिच आ जाएगा। देखना, जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता है, जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है उसमें पोल पिच होता है 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। और लॉन्ग पिच में कितना होता है? लॉन्ग पिच वाइंडिंग में होता है 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक। और पूर्ण पिच वाइंडिंग में, पूर्ण पिच वाइंडिंग में होती है 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि ये अभी कितना है? ये वाली, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना। अगर 180 डिग्री से कम करना है शॉर्ट पिच वाइंडिंग तो ये तार यहीं से आएगी ऐसे, और यहीं से मुड़ जाएगी ऐसे। अगर लॉन्ग पिच तो लॉन्ग पिच वाला यहाँ से आएगी, ये आएगी लॉन्ग पिच ऐसे, तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये होता है लॉन्ग पिच, ये होता है शॉर्ट पिच। और शॉर्ट पिच करते ही इसीलिए है हार्मोनिक्स को कम करने के लिए, है ना, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग से फ़ायदा ये होता है कि कॉपर की बचत हो जाती है और मशीन का आकार छोटा हो जाता है। मशीन का आकार मतलब छोटा हो क्या जाएगा, छोटा ही रहता है ना। लॉन्ग पिच में, बड़े आकार वाली मशीन में लॉन्ग पिच वाइंडिंग हम करते हैं, ईएमएफ के मान को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हार्मोनिक्स को बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह कार्यों के लिए लॉन्ग पिच वाइंडिंग हमेशा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलो भाई, चलो, हर हर महादेव हो गया। हर सवाल का डिटेल मैंने आपके सामने रखा, हर सवाल को बड़े प्यार से समझाया। फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है आपके लिए। हर एक कमेंट का बड़े ईमानदारी से और शिद्दत से मैं रिप्लाई देता हूँ।
ठीक है ना, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं, और आपकी अगर आपकी परेशानी है तो वो मेरी परेशानी है। आप परेशान हैं मतलब मैं परेशान हूँ, है ना। इसलिए आपका हर परेशानी मेरी परेशानी है। किसी भी सवाल में कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ से भी आप लोग अपना जो डाउट है वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चाहे किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे क्लास से रिलेटेड हो, ठीक है मेरे भाई। चलता हूँ, फिर मिलूँगा कल सुबह 8 बजे। अपना ख्याल रखना, और एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।